जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। चुनावी माहौल है तो बरही की तरफ जा रहे थे तो फ़ोन आया कि बरही के सुनील साहू जी हजारीबाग आ रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला कि टोल पे ही आप रुकते हैं, बात करते हैं और जानते हैं। तो यही उनकी गाड़ी है और आज उनका इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे। तो क्या हाल है सुनील जी? जी अच्छा है फैज भैया। सब आपका बढ़िया। स्नेह है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हजारीबाग कुछ कार्य से। तो चलिए आज सुनील जी का इंटरव्यू हम लोग करेंगे और जानेंगे कि आखिर बरही में मनोज यादव की जगह क्या सुनील जी को टिकट मिलेगा, क्योंकि चर्चाएं बहुत तेज चल रही है सुनील जी के स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो आप ही का है? जी मेरा ही है। क्या बात है। सब नेता लोग का स्कॉर्पियो रहता है, किसी का बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर रहता है, मर्सिडीज भी रहता है बड़े बड़े नेताओं का, लेकिन ये स्कॉर्पियो है। बरही से हजारीबाग ये आ रहे थे, फ़ोन किया, मिल गए हम लोगों को। लेकिन आज इसलिए इनसे मिल रहे हैं क्योंकि बरही का समीकरण में इनका नाम बहुत आगे चल रहा था। एक सर्वे हुआ था जिसमें इनका भी नाम आगे चल रहा था। तो हो सकता है बरही में अगर भाजपा टिकट दे रही है तो सुनील साहू जी को टिकट दे सकती है। अब ये जानते हैं कि सुनील जी सच में आपको टिकट मिलने वाला है। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं पार्टी के पास अपना विषय रखूं और जहां अधिकार है वहीं कर्तव्य है। फिर पार्टी का जो निर्णय आएगा उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, आपका नाम सबसे आगे कब आया? जब हम लोग बरही चौपारण का टूर बहुत करते हैं, ये मेरे साथ कैमरामैन जो है वो चौपारण का ही है, तो अक्सर जाते रहते हैं हम लोग। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रात में कुछ सभाएं चलती हैं और रात में महिला पुरुष एक जगह पे होता है एकत्रित। लेकिन जनरली हम लोग गांव में ये देखते नहीं है कल्चर। गांव में शाम 5 बजा उसके बाद लोग अपने घर लौटे, सब कुछ अंधेरा, एक्टिविटी ख़त्म। गांव से शहर लोग शाम में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि सरकारी ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आपको देखा गया जब हम लोग जा रहे थे कि रात्रि चौपाल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये क्या है, ये सोच क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, गांव की जो संस्कृति जो पहचान है, यदि ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो फिर शहर और गांव का अंतर समाप्त हो जाएगा। और गांव का जो विशेष रूप से जो हम लोग मन में जो भाव रहता है कि ये गांव है, तो गांवी माहौल भी होना चाहिए। और जब रात्रि चौपाल में लोग जमा हुए और 11-11 बजे रात तक, 12-12 बजे रात तक जब लोग मेरे साथ जुड़े रहते थे, मेरे साथ बैठे रहते थे, वहाँ के समस्याओं को लेकर बात करते थे और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये एक लोगों के अंदर ये एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ के मुद्दों के लिए लड़ना चाहता है, यहाँ के विकास के लिए लड़ना चाहता है। और सबके अंदर उत्सुकता हुआ और सब फिर हम लोगों से जुड़े। ये जो रात्रि चौपाल है कब से शुरू किया? आपको बता दूं कि सुनील जी जो हैं ये रात्रि चौपाल कर रहे हैं पूरे बरही चौपाल में काफ़ी दिनों से। कब से शुरू किया आपने ये? लगभग 50 गांव में अभी तक मैंने रात्रि चौपाल किया है। और 3 महीना से आप मान सकते हैं इसको कि हम लोगों ने आरंभ किया कि अब जन मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच जाएं। क्योंकि राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार है जो जिनको जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। और यदि बरही का पिछड़ापन देखना है आपको और कांग्रेस का विकास भी यदि देखना है तो आप बरही आइए और देखिए कि हमारे लोग कैसे 10,000 रुपया कमा रहे हैं मुंबई में जाकर के, दिल्ली में जाकर। आप कल्पना करिए कि 10,000 रुपया कमा करके हमारे क्षेत्र के लोग कैसे अपने परिवार चला रहे होंगे, हमारे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे होंगे। ये बड़ा विडंबना हमारे क्षेत्र का है और इसलिए हम लोगों ने उन लोगों से कनेक्ट होने का मन बनाया और लोग मुझसे जुड़ते गए। और रात्रि चौपाल आज पूरे झारखंड में चर्चा का विषय है कि सुनील साहू जी ने ऐसा अभियान चलाया। इससे क्या बदलाव है आम जन के बीच में? क्या बदलाव है? क्योंकि एक रिक्रिएशन का एक्टिविटी भी हो गया। शाम में गांव बंद हो जाता था, मतलब गांव में लोग जनरली एक्टिविटी नहीं करते थे, उससे थोड़ा सा लोग एक्टिव हुए। तो कुछ बदलाव आया इस एक्टिविटी के बाद? देखिए, बदलाव एक दिन में तो आ नहीं सकता है, आप भी जानते हैं। और चूंकि आप खुद एक जिम्मेवार पत्रकार हैं और आपका नाम हजारीबाग में, या हजारीबाग छोड़ दीजिए, पूरे झारखंड में आप एक प्रसिद्ध चेहरा है। लेकिन फैज भाई, आप भी मानेंगे कि आज हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनका क्या हाल है। यदि हजारीबाग का 4-5 कॉलेज को हटा दें तो पिछले 20-25 वर्षों में क्या विकास हो पाया। बड़ी बड़ी दुकानें खुली लेकिन बड़े बड़े शिक्षण संस्थान नहीं खुले। और इस सब मामले में हमारा बरही तो और पिछड़ा है। तो लोगों के अंदर एक उम्मीद है कि सुनील भाई कुछ अच्छा करेंगे और
जो मैं, चूँकि मेरा जन्म वहाँ हुआ, इस मिट्टी में जन्मा हूँ मैं, तो मुझे वहाँ का दर्द पता है। और फैज़ भाई, यदि आप मुंबई कभी गए हों तो शायद आपको अनुभव हो, नहीं गए होंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। एक कमरे में 12 बाई 10 के कमरे में, 15 बाई 10 के कमरे में 15-15 लोग, 20-20 लोग रहते हैं, शिफ्ट वाइज रहते हैं। सब लोग यहीं से जाते हैं झारखंड? सब लोग झारखंड के लोग और मेरे बरही चौपारण के लोग। मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और पढ़ लिख करके देश में अपना सेवा दें, और इसका शुरुआत मैंने चौपारण से किया है। बिल्कुल। तो ये बताइए, आपने स्टार्ट कब से की राजनीति? भाजपा में कब आए? पहले किसी और पार्टी की से थे कि शुरू से भाजपा में रहे? क्योंकि भाजपा में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले बार जो है मनोज यादव जी को टिकट दिया भाजपा ने। वो पहले कांग्रेस से थे एमएलए, लेकिन वो स्विच करके आए, भाजपा ने टिकट दे दिया। तो क्या आप भी कहीं और से आए हुए हैं कि भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न दायित्वों पर अपना जिम्मेवारी निर्वहन किया है, और किसी बल से नहीं आया हूं, और ना ऐसी मेरी कोई योजना है। कोई मुझे इस जीवन में कोई दल बदलू के है, ऐसा कोई काम मैं नहीं करना चाहता, इसलिए भाजपा से हूँ। लेकिन फिर आपके ही बरही में तो जो कांग्रेस से आते हैं उनको टिकट मिल जाता है, और आप लोग फिर आप लोग को एक तरह से ठगा जाता है। ये सब एक आध बार हो सकता है, बहुत ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि पार्टी चाहती है कि हमारी सरकार बने और हम लोग राज्य में सत्ता में आए, समाज का सेवा करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए मुझसे कोई बेहतर उम्मीदवार है तो पार्टी वैसे लोगों को पार्टी एडॉप्ट करके चुनाव लड़ाती है। इसमें कहीं बहुत माने गुरेज वाला विषय नहीं है। इसका मतलब ये है ना कि हमारा जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, उस विचारधारा का इतना विस्तारीकरण हुआ कि लोग हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे पार्टी में आते हैं। तो ये बताइए, बरही में हम लोग देखते हैं कि पहले अकेला यादव जी और मनोज यादव जी, इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबा फाइट चलता है और इन दोनों के बीच में ही टक्कर चलता है। बीच में आप सुनील साहू जी कैसे एंट्री कर रहे हैं इस बरही की राजनीति? मान लीजिए अगर भाजपा आपको टिकट दे देती है तो क्या आप ये सीट निकाल पाएंगे, या फिर उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार भाजपा हारी थी फिर बरही हारेगी? देखिए, मैं पहला तो कि मेरी एंट्री कैसे हुई। आप यदि मेरा शुरुआत से जानेंगे तो जानेंगे कि वहाँ के समस्याओं को लेकर लड़ा हूँ, और ब्लॉक में मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ा तो वहाँ बैठा हूँ। एक बार चौरदाहा में जीटी रोड का निर्माण हो रहा था, जो चेक पोस्ट जो अभी बंद हो गया, वहाँ के लैंडलेस लोग, जो लोग घर बना करके रहते थे, जिनका अपना ज़मीन नहीं था, गरमजरुआ ज़मीन में, ऐसे लोगों को घर तोड़ा जा रहा था। उस समय भी 3 दिन लगातार 72 घंटे तक आमरण अनशन पर रहा था, और उन लोगों को उनका हक, उनका अधिकार दिलवाया था। तो एक संघर्ष है, लंबे समय से लड़ाई कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ वहाँ के जन समस्याओं से, लोगों का समर्थन मिल रहा है। और रहा सवाल टिकट मिलने के बाद का, तो जनता बरही की जनता चुनाव लड़ेगी, सब मिलकर हम लोग लड़ेंगे और सब लोग मिलकर जीतेंगे। ये कोई सुनील साहू की जीत नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और बरही की जनता की जीत होगी। तो क्या लगता है, अभी जो हरियाणा का चुनाव चल रहा है वो जीत रही है भाजपा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? ऐसा लग रहा था एग्जिट पोल से पहले जो आया था आकलन की भाजपा हार रही है, लेकिन अभी रिजल्ट आने के बाद लग रहा है भाजपा एकदम जीत रही है। उसका कुछ असर झारखंड चुनाव में ऐसा? देखिए, आप जितने भी चुनावी पंडित थे, उन सब लोगों ने हरियाणा में हमको आधे से भी कम सीट दी, लेकिन सभी चुनावी पंडितों को हमारे मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व ने फेल कर दिया है। हम लोग पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बना रहे हैं, और हरियाणा ही नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी। एक चीज़ बरही चौपारण में हम लोग देखते हैं कि जीटी रोड के किनारे बसा हुआ है दोनों शहर, अब बरही बोले चौपारण बोले, मैक्सिमम जगह जो है। लेकिन बरही के जब बाहर हम लोग निकलते हैं, सड़क पे आते हैं जीटी रोड में, तो लगता है कि बरही चौपारण बहुत डेवलप्ड है, बहुत विकास है। लेकिन थोड़ा सा बाहर जाते हैं, गांव के साइड 5 किलोमीटर अंदर जाते हैं, तो उस तरह का विकास नहीं देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कहा कि आपको कांग्रेस का विकास, आप जानते हैं कि बरही विधानसभा में कांग्रेस ही अभी तक सत्ता शासन में रही है, तो कांग्रेस विकास की नहीं तो आपको दिखेगा कहाँ से? आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व होगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, क्षेत्र का विकास करेंगे। और क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप? मतलब गांव को शहर से, जीटी रोड से कैसे जोड़ रहे हैं? बहुत सारी जगह है जहां पे सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां से कनेक्टिविटी अभी भी कम है जीटी रोड तक।
देखिए, यदि आप पूरे बरही के स्टडी करें आप, तो बरही का एक छोर जो हमारा है, जो चंदवारा की ओर जाता है, पूरा तिलैया डैम को आप डेवलप कर सकते हैं। और टूरिस्ट से अच्छा व्यवसाय कुछ नहीं है। किन्हीं लोगों ने आज तक इस पर काम नहीं किया। यदि हम पर्यटन के क्षेत्र में उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें और आने जाने वाले यात्री रुकने लगेंगे, तो हमारे चंदवारा के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कोई भी रुकेगा, पानी खरीदेगा, चिप्स खरीदेगा, कुरकुरे खरीदेगा, तो हमारे चंदवारा के लोगों को पैसा दे के जाएगा। और धीरे धीरे वहाँ पर फिर होटल रेस्टोरेंट वगैरह बनने लगेंगे। तो आप चंदवारा को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। अभी जो बरही के आसपास का जगह है, डैम का ये वाला भाग, पुरैया एक गांव है, आप वहां जाएंगे तो इतना सुंदर दृश्य लगेगा। केवल उन सब स्पॉट को विकसित करने का जरूरत है। बरही में रियाडा का जो स्थापना हुआ है, ये बरही के लिए तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बरही का विकास होगा, लेकिन बरही के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों में उन प्लांटों में, उन औद्योगिक इकाइयों में बरही के युवा रोजगार करेंगे, इतना मैं भरोसा जरूर दिलाऊंगा आज के दिन में। केवल बरही के लोग हमारे यहाँ धुआं नहीं खाएंगे, रोजगार भी करेंगे। धुआं हम खाएं, पैसा दूसरा कोई के घर पर जाए, ऐसा नहीं चलेगा, न चलने देंगे। तो रियाडा से हमारा क्षेत्र का विकास होगा। और हाईवे पर, जैसा कि आपने बताया कि हम बसे हुए हैं, आप हजारीबाग का हवाई अड्डा देखिए, वो क्यों डेवलप है? इसलिए कि वहाँ रेस्टोरेंट है। हाईवे पर यदि प्लानिंग वे से इस तरह से आप बसाएं, डेवलप करें, तो चौपारण जैसे हमारा खीरमोहन आप देख लीजिए, तो काफी पॉपुलर है खीरमोहन के लिए। एक दिन में केवल एक समय में 2-3 खीरमोहन दुकान थे। अभी तो बहुत और उसमें शंकर यादव जी, वो भी पत्रकार हैं, उनका विष्णु खीरमोहन काफी फेमस है। लेकिन आज कम से कम 200-300 खीरमोहन दुकान खुले हैं। तो इस तरह से यदि हम लोग कुछ प्लानिंग करें, तो हमारा क्षेत्र का विकास होगा। और क्या है, जैसे शिक्षक के क्षेत्र में बरही चौपारण के बच्चे को देखते हैं कि हजारीबाग ही आते हैं पढ़ने के लिए, जबकि वहाँ से जीटी रोड नज़दीक है। हजारीबाग में, गांधी मैदान, मटवारी में ज़्यादातर बच्चे बरही चौपारण, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो के आते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जीटी रोड वहाँ से नज़दीक है, डेवलप्ड वो ज़्यादा होना चाहिए, वहीं पे कोचिंग संस्थान होना चाहिए, एजुकेशन हब क्यों नहीं बन पाया अभी तक? देखिए, एक कार्यक्रम मैं चलाता हूँ, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है। केवल युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक संस्था बनाया, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति। और प्रत्येक वर्ष पिछले 8 वर्ष से मैं एक कार्यक्रम चलाता हूं, मेधावी बच्चों को सम्मानित करने का। और अभी तक मैंने 2200 बच्चों को सम्मानित किया है। और केवल सोच ये है कि हमारे समाज के बच्चे थोड़ा बेहतर करें। और थोड़ी व्यवस्था है, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है। और मैं क्षेत्र में भी लोगों से बात कर रहा हूँ कि आज तक हमारे यहाँ के किसी नेता ने इस विषय को उठाया नहीं, इस विषय को समझा नहीं। चौपारण की आबादी 1.5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी आज तक हमारे यहाँ कॉलेज नहीं, हमारे बच्चे डिग्री नहीं ले पा रहे हैं, पीजी नहीं कर सकते हैं। उन सबको हजारीबाग के ऊपर आश्रित होना पड़ रहा है। और हमारा क्षेत्र गरीब क्षेत्र है, बहुत पैसा वाला क्षेत्र नहीं है। वहाँ पत्थर के खदान नहीं है, वहाँ कोयला नहीं है, वहाँ और दूसरा कुछ नहीं, खेती पर आधारित है। या हमारे लोग बाहर में रहते हैं। तो जो लोग बाहर में रहते हैं या जो लोग खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हजारीबाग भेजते हैं, उस परिवार का विकास रुक जाता है, इसलिए कि पैसा सारा हजारीबाग चलाता है। आने वाले समय में हम लोगों का संकल्प है कि एजुकेशन सेंटर स्थापित करना, डिग्री वहीं से हो, पीजी वहीं से हो, इसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और वहाँ बनवा कर रहेंगे। बिल्कुल। तो सुनील जी से हम लोग बात कर रहे हैं बरही के बारे में, बरही चौपारण के बारे में। आपको बता दें कि पूरा का पूरा एरिया जो है, आप जीटी रोड के राइट और लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में अगर जीटी रोड से सीधे जाएंगे तो कोडरमा का क्षेत्र पड़ता है, और इधर आएंगे तो चतरा का क्षेत्र घिरा रहता है। अगर इटखोरी की बात करें तो वो बहुत सटा हुआ है। फिर चौपारण से जो सटा हुआ है वो बिहार का भी बॉर्डर आता है। बिहार से बहुत सारी चीज़ें इधर आती हैं। और बिहार का बॉर्डर चोरदाहा जो है वो आप कह सकते हैं कि एकदम जंगलों के बीच में है। हाईवे एक जो प्रॉब्लम है चौपारण में, वो देखते हैं कि उस घाटी में जो धनुआ घाटी है, जो बहुत एक्सीडेंट होता है, इस पे अभी तक रोक नहीं लग पाई है।
हर दिन कुछ ना कुछ खबर आता है, हर दिन नहीं तो महीने में कम से कम 8-10 खबरें ऐसी आती हैं जो एक्सीडेंट से कई लोगों की मौत होती है। इस पर ना किसी विधायक या कोई सांसद संज्ञान ले रहा है, जबकि हज़ारीबाग में सांसद भाजपा के ही, आपके ही पार्टी के रहे हैं, अभी भी वही हैं। क्योंकि ये जीटी रोड का मामला है, बड़ा मामला है, इस पे क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। आपको बता दें, आपके जानकारी में होना चाहिए कि हमारे माननीय सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी ने इस विषय को लेकर के एनएचआई के मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात की। वो रोड का कंस्ट्रक्शन में टेक्निकल प्रॉब्लम है वो घाटी में, उसको सुधारने के लिए अभी रोड चौड़ीकरण हो रही है और हमारे सांसद महोदय उसको लेकर गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो जो एक्सीडेंट होकर के जो भी ड्राइवर हों, पैसेंजर्स हों, जो मौत के गाल में समा जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए हमारे सांसद और हम लोग प्रयासरत हैं। आने वाले दिनों में वहाँ दुर्घटनाएं कम होंगी, लेकिन थोड़ा समय इसमें लगेगा, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि एनएचआई का विषय है, तो ये होना तो दिल्ली से है, लेकिन इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज़ और था, बरही का चौक जो मेन चौक है, बहुत बड़ा चौक है, वहाँ पे आसपास गंदगी कचरा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोगों ने आंदोलन भी किया। इस पे आपका क्या विचार है? आप कैसे इसको ठीक करेंगे? देखिए, बरही आपका जो शहर है वो विकासशील शहर है, मतलब धीरे धीरे वो फैल रहा है, तो लाजमी है कि थोड़ी आबादी बढ़ी है तो गंदगी भी बढ़ी है, लेकिन अभी तक बरही को आप देखेंगे झारखंड के कई इलाकों में छोटे छोटे, जैसे हजारीबाग शहर में नगर निगम है तो कहीं नगर पंचायत बन गया, कहीं नगर पालिका बन गया, ऐसा तो बरही को भी नगर पंचायत अभी तक हो जाना चाहिए था। और जब नगर पंचायत होगा तभी बरही का सफाई का समस्या का निदान होगा। अब ब्लॉक में तो कोई सफाई कर्मचारी रहता नहीं है, हजारीबाग में सफाई कर्मचारी है इसलिए कि नगर निगम है। तो आने वाले समय में मेरे ध्यान में ये विषय है, संजोग से आज तक किसी ने इस विषय को नहीं रखा था, लेकिन मेरे संज्ञान में था और पहला व्यक्ति आप हैं फैज भाई जो इस विषय को उठा रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आने वाले समय में नगर पंचायत कैसे बनेगा बरही, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और हमारा सरकार बनने वाला है, हमारा सरकार बनेगा, हम लोग बनाएंगे, पूरा स्थापित करेंगे और फिर सफाई कर्मचारी परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है। अब एक दिन तो कोई जाके साफ करा दे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नगर पंचायत बनेगा, सफाई कर्मचारी नियुक्त होंगे, फिर बरही गंदगी मुक्त होगा, स्वच्छता युक्त होगा। बिल्कुल। तो अब बरही से टिकट की अगर बात करें, आपको अगर टिकट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, या फिर कुछ ऐसा होता है कि आपको किसी कारण से टिकट नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? पार्टी में बने रहेंगे, राजनीति छोड़ देंगे, किस तरह से प्रयास करेंगे? देखिए, पहला बात तो ये है कि 2019 में भी मैंने टिकट का मांग किया था, ऐसा नहीं कि मांग नहीं किया था, प्रमुखता से किया था। पार्टी ने टिकट नहीं दी, पार्टी में बने रहे, पार्टी के साथ रहे, आज भी पार्टी के साथ हैं। और अभी ऐसा आप क्यों मान रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा? अभी लगता है कंफर्म हो गया आपको क्या? नहीं, कंफर्म हो गया ये तो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक प्रत्याशी के रूप में जब तक घोषणा नहीं हो जाए, मुझे मिल जाएगा तो स्वागत है, दूसरे को मिलेगा तो हम उनका स्वागत करेंगे। इसलिए तो जोर पूरा लगा रहे हैं। जाहिर सा बात है, लंबे समय से पार्टी का काम किया हूँ। पंचायत अध्यक्ष मुझे युवा मोर्चा का बनाया गया था। अच्छा। और पंचायत अध्यक्ष के बाद मंडल का उपाध्यक्ष, फिर जिला के उपाध्यक्ष, जिला के महामंत्री, जिला के अध्यक्ष, फिर उसी समय मैं जिला परिषद का चुनाव जीता, फिर उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश का प्रशिक्षण प्रमुख, फिर भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री, फिर जिला उपाध्यक्ष। ये जितना पद मैं बताया हूँ उतना में 3-3 साल आप जोड़ दें, सब में रह चुके हैं। तो एज कितना हो रहा है आपका? एज बहुत कम उम्र में मैं पार्टी से जुड़ गया था, अभी 40-45 के आसपास हूँ मैं। हाँ, ये है। तो इतना कम उम्र में इतना पद ले चुके हैं ना? पद ले नहीं चुके, पार्टी ने अवसर दिया काम करने का, तो पार्टी ने अवसर दिया तो काम किया फैज भाई। आगे भी पार्टी जो जिम्मेवारी देगा उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो देखिए, घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए हैं एनएचआई वापस, जहां से हम लोगों ने शुरू की थी अपनी बात, और वहीं पहुंच गए हैं। और यही है, बरही से हज़ारीबाग ज़्यादा दूर नहीं है। पहले काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन जब NH-33 जो डेवलप हुआ, टोल बना, टोल रोड बना, तो अब 30-35 मिनट में आप बरही आराम से पहुंच जाते हैं। बरही से हज़ारीबाग किसी को आना होता है तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। लेकिन वही है, अब गांव बरही के आसपास कई गांव हैं। बरही चौपारण की बात करें तो आसपास कई गांव है, खेती वाला शहर है। हज़ारीबाग अगर उसके तुलना में बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा विकसित है, स्मॉल टाउन आप कह सकते हैं हज़ारीबाग को।
कॉलेजेस हैं यहाँ पे, कोचिंग संस्थान है, जो बरही चौपारण में नहीं है। इस तरह का डेमोग्राफी है। अब देखना यही है कि सुनील जी अगर आते हैं, सुनील जी जैसे लोग आते हैं, जिस तरह की सोच रखते हैं, वो बदल पाएंगे बरही चौपारण का नक्शा या फिर नहीं बदल पाएंगे। ये इस चुनाव में देखना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही टिकट अनाउंस होने वाला है। तो बरही से आपको बता दूं कि पिछले बार मनोज यादव ने चुनाव लड़ा था बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो हार गए थे। और इस अभी जो वर्तमान में वहाँ से एमएलए हैं वो उमा शंकर अकेला जी हैं। अब उमा शंकर अकेला जी, मनोज यादव जी या फिर सुनील साहू जी, कौन मैदान में उतरते हैं, कौन चुनाव जीतता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।